तो हम बात करेंगे संविधान की विशेषताएं। तो यहां जो संविधान की विशेषताओं की बात है, उन संविधान की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता कौन सी है बच्चों? सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान सबसे, विश्व में, आप ये कह सकते हो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको पता सबको है, मुझे पता है। आपको मुख्य बातें क्या समझनी है? देखो, भारतीय संविधान अगर देखा जाए तो संविधान को दो हिस्सों में बांटा था, एक लिखित एक मौखिक। मौखिक है, न बड़ा होगा न छोटा होता है, ब्रिटेन का है। लिखित लिखा गया है, इसका मतलब देख सकते हैं, तो बड़ा होता है छोटा होता है। बड़ा भारत का है, छोटा अमेरिका का है। भारत के बड़े होने की अगर हम बात करते हैं तो भारत का बड़ा कैसे है? क्योंकि इसमें अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां जो थी वो पहले 8 थी। आज वर्तमान की अगर हम परिस्थिति बताएं तो हालांकि है तो 395 अनुच्छेद, तो क्या है दिखने में 395, परंतु अगर आप उनकी गिनती करते हो, जैसे देखो उदाहरण देखना, 51 अनुच्छेद 51 हो गया, फिर क्या आना चाहिए 52, हमने क्या किया बीच में 51 क जोड़ दिया। तो इस तरह क्या हुआ? इस तरह हुआ क्या, अनुच्छेद तो 395 रह गए, परंतु जब हम उन्हें गिनते हैं, जब हम उन्हें गिनेंगे तो लगभग 465 के आसपास संख्या आती है। ठीक है, भाग 25, भाग कितने हो गए 25, जैसे कि 4 क, भाग 9 क। ठीक है, इस तरह भाग 22 हो गए और अनुसूचियां आपकी कितनी हो गई बच्चों? 12 हो गई। मतलब संविधान एक तो वैसे ही बड़ा है और ऊपर से और बढ़े जा रहा है। तो मेरी बात को समझ गए? 465 कैसे है? ऐसा नहीं है कि लिख लिख कर आपने 396, 97, 98, फिर 100, 400, 401 ऐसे नहीं बढ़ाए। क्या किए? अनुच्छेदों के अंदर बढ़ा दिए। पॉइंट समझ गए? अनुच्छेदों के अंदर बढ़ गए, जैसे 51 का। ठीक है ना? चलो यहां तक पॉइंट समझ में आया। अब देखो, सबसे बड़ा है, मुझे बताओ संविधान में, हाँ या कह सकते हैं भारतीय संविधान के सबसे बड़े होने के कारण क्या है? भारतीय संविधान के सबसे बड़ा होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा होने का कारण यह है कि हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी भौगोलिक जो स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में जो है वो जो कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। क्या है? बहुत ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैरायटी का मतलब आपके यहाँ न जाने कितने प्रकार के धर्म है, गिन सकते हो क्या? ठीक है, न जाने कितने प्रकार की भाषाएं हैं, नहीं गिन सकते। बस आप कहते हो मैडम 22 भाषाएं हैं, आप बोलते हो 22 भाषाएं हैं, बस क्या 22 ही है क्या? न जाने कितनी ऐसी भाषाएं जिन्हें अभी तक दर्जा भी नहीं मिला। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। दूसरा, बहुत सारे राज्य हैं परंतु सभी राज्यों के लिए संविधान कैसा है बच्चों? एकल। मेरी एक बात से समझना, अगर एक बैग, मैं आप सबको ये कहूं, केवल एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इसको वास्तविकता से न जोड़े। मान लो मैं आप सबको, हम सब पिकनिक गए, तो हम सब पिकनिक जाएंगे, ठीक है ना, हम सब पिकनिक जाएंगे। उस पिकनिक में हमने क्या किया, आप सबको मैंने क्या कहा कि भाई आप सब अपना अपना सामान लेकर आना अपने अपने बैग में। अगर आप अपने अपने बैग में सामान लाओगे तो सबके बैग में सामान, एक एक बैग में सबका सामान आ जाएगा। पर मैं ये कहूं कि तुम सब लोग केवल सामान लेकर आना, अपन सब एक ही बैग में सबका सामान डालेंगे, तो मुझे बताओ जब सबका सामान एक ही बैग में डालेंगे तो सामान कैसा हो जाएगा, बैग कैसा हो जाएगा, बड़ा चाहिए। तो अगर हर राज्य का संविधान अलग अलग होता, अगर हर राज्य का संविधान अलग अलग होता तो संविधान छोटा भी हो सकता था, परंतु सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए यह कैसा है, एकल संविधान, इसलिए संविधान बड़ा। तीसरा, हमारे संविधान में अनुच्छेदों के साथ कानून व्यवस्था को भी अधिकता से जोड़ा गया, इसीलिए संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक पॉइंट क्लियर? तो कानून देखो, हमारे संविधान में अनुच्छेद है, व्यवस्थाएं हैं, नियम है, उनके साथ बहुत सारे कानून भी हैं। तो आप यूं कह सकते हैं वकीलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
हमारे संविधान को कहा जाता है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? चलो, तो ये कुछ बड़े होने के कारण थे। ये हमारे अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 395 ही है 395, पर अगर हम गिनती करते हैं ना, गिनती करते हैं तो गिनती में 465 आते हैं, क्योंकि बीच में अलग अलग जोड़ दिए, 9 के, मान लो 51 के, इस तरह बात को समझे। भाग 22 है, परंतु जैसे ये मान लो 4 के, 9 के, इस तरह देखा जाए तो 25 है। अनुसूचियां 12 है ही हैं। अब एक बात और आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, और वो बात क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं यह कहूं कि भारत में सर्वोच्च क्या है, बताओ, फटाफट जवाब दो। भारत में सर्वोच्च कौन है? और मैं ये कहूं कि अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च कौन है? अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? और ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? बताओ, फटाफट बोलो। जनता? मुझे लगता है मेरी पढ़ाई का ज्यादा असर हो गया। देखो, भारत में जो सबसे सर्वोच्च है बच्चों, वो कौन है? संविधान है। मैं आपकी बात से भी संतुष्ट हूं कि भारत में सर्वोच्च जनता है। बच्चों, जहां लिखा है कि सर्वोच्च जनता है, जैसे मान लो संविधान में लिखा है कि सर्वोच्च जनता है, तो जनता ही होगी। मैं आपकी बात से नकारती नहीं हूं, परंतु भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है। जो संविधान ने कह दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो संविधान में लिखित नहीं है, या संविधान उसकी अनुमति नहीं देता, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो भारत में सबसे ऊंचा कौन? संविधान। अमेरिका में सर्वोच्च कौन? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा, जहां कहीं भी लिखित संविधान होगा, वहां सर्वोच्च संविधान ही होता है। अब एक बात और ध्यान रखना, अमेरिका में सर्वोच्च संविधान है, परंतु जो आपके अमेरिका की जो सर्वोच्च शक्ति जो संविधान ने दे रखी है, वो किसे दे रखी है बच्चों? न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। न्यायालय आपके यहाँ देखो, अमेरिका में ना सबसे अच्छी, सुदृढ़, स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है। बात यहां तक समझे? ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? बताओ, ब्रिटेन में सबसे ऊंचा कौन? तो ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च है बच्चों संसद। सबसे सर्वोच्च है संसद। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे चलकर हम बात करेंगे न्याय की, न्यायालय की और संसदीय व्यवस्थाओं की। तो वहां आपको यह पता होना चाहिए कि संसद सबसे अच्छी कहां? ब्रिटेन में। तो संसदीय व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन से। न्यायिक व्यवस्था सबसे अच्छी कहां? सुदृढ़ न्यायपालिका, एक मजबूत न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, वो कहां मिलेगी आपको? अमेरिका में मिलेगी। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान, अमेरिका में सर्वोच्च है संविधान, या आप इसमें ऑप्शन डालते हो न्यायपालिका। वहां की न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है। दूसरी है ब्रिटेन में सर्वोच्च है संसद। ब्रिटेन की संसद जो कह दे वो पत्थर की लकीर है। ये लाइन तो आपने भी सुनी होगी। ब्रिटेन की संसद जो है वो संप्रभु है, शक्तिशाली है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के सामने ब्रिटेन की न्यायपालिका भी इतनी महत्वपूर्ण, शक्तिशाली नहीं है। मेरी पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? चलो, ये आपकी पहली विशेषता थी कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता की बात कर लेते हैं। जो दूसरी विशेषता है वो मैंने आप सबको पढ़ाई है। दूसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी विशेषता कौन सी है बच्चों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब समझो, मैंने पहले भी बताया, यहां हल्का सा चर्चा हम कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है देश, ठीक है ना, देश आंतरिक और बाह्य रूप में किसी दूसरे शक्ति के नियंत्रण में नहीं हो। हम डोमिनियन राज्य नहीं है क्योंकि हम संप्रभु हैं। हम पर कोई दूसरा देश शासन नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम आजाद हैं। क्या हमारे निर्णय में किसी दूसरे देश का योगदान है? नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो मेरी बात को आप समझे, मेरे पॉइंट को समझ पाए? हाँ ना में जवाब दे दो बस। कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश या एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आंतरिक व बाह्य रूप में
आंतरिक व बाह्य रूप में किसी भी दूसरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। पूर्णतः जो आजादी है वो क्या कहलाती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाती है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी। चलो अगली जो तीसरी विशेषता है वो है समाजवाद की। जो तीसरी विशेषता है वो है क्या है? समाजवाद की, जो यह दर्शाता है कि भारत में, समाजवाद व्यवस्था को यह दर्शाता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? भारत में पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है। ठीक है ना? पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है। कैसे है? देखो, आपके यहाँ बहुत सारे क्षेत्र निजी व्यक्तियों के निवेश के लिए खोले गए हैं, परंतु बहुत से क्षेत्र या कह सकते हैं लगभग सभी क्षेत्रों में सरकार नियंत्रण रखती है। जहां सरकार का नियंत्रण वो साम्यवाद हो गया, और जहां पूंजीपतियों का या कह सकते हैं निजी व्यक्ति का नियंत्रण वो क्या कहलाया? पूंजीवाद कहलाया। और भारत में दोनों मिश्रित रूप में है। दोनों क्या है? मिश्रित रूप में है। बस इतना ध्यान रखना, पूंजीवाद का महत्व कम रखा गया था और साम्यवाद का महत्व या समाजवाद का महत्व ज्यादा रखा गया था। यहां तक पॉइंट क्लियर हो पाए? ठीक है ना? ध्यान दिया। साम्यवाद मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रित रूप हमने अपनाया है, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर? हाँ ना में जवाब दो बस। ठीक है, तो साम्यवाद का मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है ना? लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है? जिसमें बोलो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का मिश्रित रूप है। चलो हाँ ना में जवाब मुझे मिल गया। आगे चलते हैं। अगला, अच्छा एक बात ध्यान रखना, समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये तो पता ही है सबको, सब होशियार बच्चों, मुझे पता है। थोड़ा सा मेरे से पढ़ने के बाद अच्छे से होशियार हो गए। ठीक है ना? अब देखो पंथ निरपेक्ष, अगला शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। इन सब का तो, इस शब्द का तो सभी अर्थ जानते हैं। ठीक है ना? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल, राष्ट्र का मतलब हमारा देश, हमारा जो देश भारत है, ये ऐसा देश है जिसके पास कोई भी एक धर्म नहीं है। उसके लिए सभी धर्म एक समान है। सभी धर्म जो है वो बच्चों क्या है? एक समान है। सारे धर्म एक जैसे हैं उसके लिए। हम अगर बात करें तो आपके यहाँ मूल अधिकारों में जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, मूल अधिकारों में जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह इस पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही दी गई है। हमारे यहाँ देश में अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो साफ लिखा है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि राष्ट्र के लिए सभी धर्म एक जैसे हैं, किसी एक धर्म के साथ भेदभाव या कह सकते हैं धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बात। एक और बात समझना, अगर एग्जाम में देखो विश्वास व पूजा अर्चना, विश्वास व पूजा अर्चना, भगवान में विश्वास रखना, भगवान की पूजा अर्चना करना, यह भी हमें किसके द्वारा दी गई? पंथ निरपेक्षता के द्वारा दिया गया। पंथ निरपेक्ष यह कहता है राष्ट्र का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी बात कहता है कि राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी। पता है क्या कौन सी लाइन कही थी? उन्होंने कहा था जरूरी नहीं है जिस धर्म में व्यक्ति पैदा हुआ हो उसकी मृत्यु उसी धर्म में हुई हो। मतलब यह है कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति हो सकता है हिंदू धर्म में पैदा हुआ हो, परंतु हो सकता है उसका निधन मुस्लिम धर्म में हो। एक बात बता रही हूं मैं तो केवल, तो पॉइंट समझ गए? आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? B.R. अम्बेडकर खुद जो थे हिंदू धर्म से थे और जब उनका निधन हुआ था तो वो बौद्ध धर्म से थे।
ठीक है ना, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। मेरी बात को क्लियर समझ गए? तो आप यूज कह लो कि हमारे यहाँ राष्ट्र को कोई भी धर्म नहीं मिला। दूसरी बात, राष्ट्र को कोई धर्म नहीं मिला। दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी है, चाहे तो बिना किसी धर्म के भी रह ले। ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए पूर्णतः से आजाद हो। मेरी बात यहां तक क्लियर हो चुकी? हाँ या ना में जवाब दो। पंथ निरपेक्ष समझ गए? तो आपके यहाँ अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है? पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा है। आपके यहाँ 25 से लेकर 28 तक धर्म की बात हो रही है। धार्मिक प्रचार प्रसार, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी सरकारी स्कूलों में। तो जो धर्म के संबंधित प्रावधान है वो सारे के सारे पंथ निरपेक्षता के आधार पर दिए गए हैं। चलो, आपका जवाब मुझे मिल गया। तो यह आपकी अगली विशेषता पंथ निरपेक्षता कंप्लीट है। चलो अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता जो है वो है लोकतंत्र। 5वीं है ना। अगली विशेषता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को हमने बहुत अच्छे से समझा है प्रस्तावना में। ठीक है, यहां सिंपल आराम से देखो इसका अर्थ। लोकतंत्र का मतलब है जनता का प्रत्यक्ष या आप यूं कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शासन। जनता का प्रत्यक्ष शासन या अप्रत्यक्ष शासन ही लोकतंत्र कहलाया। बात पॉइंट पकड़े? लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ठीक है, या स्वयं का शासन स्वयं पर। अगर मेरे लिए नियम बन रहे हैं तो मैं बनाऊंगी, यह लोकतंत्र हुआ। ठीक है ना। रमेश जी के लिए अगर नियम बन रहे हैं तो रमेश जी खुद बनाएंगे। अगर विक्रम के लिए नियम बन रहे हैं तो विक्रम खुद बनाएंगे। ममता के लिए नियम बन रहे हैं तो ममता खुद बनाएगी। अगर ममता के लिए नियम मैं बना रही हूं तो वो तानाशाहिता होगी। पॉइंट को समझे? ठीक है, तो जनता का प्रत्यक्ष मतलब जनता से पूछ लो, अप्रत्यक्ष का मतलब जनता के प्रतिनिधियों से पूछ लो। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में शासन तो जनता का ही होगा, शासन में भागीदारी जनता की ही होगी। भारत में हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन को अपना रखा है। ठीक है ना। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना में जवाब दे दिया करो। अगली बात पढ़ेंगे गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्रीय या गणराज्य है। ठीक है ना। देखो गणतंत्र, अब देखो वो लोकतंत्र में मैंने वो परिभाषा नहीं बताई जनता के लिए के द्वारा, सबको पता भी है, एग्जाम में बहुत कम आती है, आजकल नहीं भी पूछी जाती। चलो, गणतंत्र का अर्थ आप सबको पता है, मैंने अच्छे से समझाया था। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी हो। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति है, कहीं और किसी दूसरे नाम से हो सकता है। राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निश्चित समय के लिए निर्वाचित होना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वो वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। निश्चित समय के लिए क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि एक बार अध्यक्ष बन गया और आजीवन रहेगा, जब तक उनका निधन नहीं हो जाता तब तक 5 साल, 10 साल, 20, 25, 30, 40, 50, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर कायदा देखा जाए, राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है। दूसरा, उसका आने का और जाने का समय क्या होगा? निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे राष्ट्रपति आपके अमेरिका में 4 साल, हमारे यहाँ 5 साल। ठीक है। अगली बात, निर्वाचन होगा। पद पर क्या होगा बच्चों? निर्वाचन होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? पद पर क्या होगा? निर्वाचन होगा। ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निश्चित समय के लिए निर्वाचित होना चाहिए। और हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो इसी व्यवस्था के आधार पर कार्य कर रहा है। ठीक है। हमारा जो राष्ट्रपति है, ऐसा नहीं है कि प्रणब मुखर्जी के बाद उनका बेटा आया, ऐसा थोड़ी ना है, अलग से राष्ट्रपति आए। रामनाथ कोविंद जी जो है वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं। तो हमारा देश
गणतंत्र देश है क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है वो इसे गणतंत्र बनाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ ना में जवाब दो। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, मैं किसी पुराने विद्यार्थी को नहीं भूली सतीश, मुझे सारे बच्चे एज इट इज याद है। चले, क्योंकि रवि जी भी देखो काफी समय से क्लास में कभी आते हैं कभी नहीं आते, आज काफी समय बाद आए हैं। चलो, यहां तक हो गया, गणतंत्र हो गया। अब चलो अगले शब्द के ऊपर चलते हैं। अगला शब्द है आपका न्याय। बच्चों अगला शब्द कौन सा है? न्याय। अब देखो, न्याय की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात समझ लेना, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय उल्लेखित है? 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित है, जिसमें सामाजिक न्याय, जिसमें क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समाज में समान नजरों से देखना चाहिए। जैसे मेरी क्लास में बैठे सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, कोई सतीश नया नहीं, कोई पुराना नहीं। बस इतना ध्यान रखो, एक पृथ्वी का नियम है, जो पहले आता है वो मैच्योर होता है, उसका ध्यान कम रखा जाता है। जैसे घर में अगर बड़ा बच्चा होता है तो उसका माँ बाप क्या करते हैं, जब तक भाई वो 4, 5 साल, 8 साल का हो जाता है, जैसे बड़ा हो जाता है, छोटा आ जाता है घर में, तो ध्यान सब छोटे वाले का रखने लग जाते हैं और बड़े वाला आजाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने बच्चे हैं, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हो, मुझे सबका सिलेक्शन करवाना है, ठीक है ना। चलो, तो सामाजिक न्याय का मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी बात, आर्थिक, सबको पैसे के कमाने के साधन एक जैसे उपलब्ध होने चाहिए, भौतिक संसाधनों का बंटवारा समान रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है अमीर और फायदा उठाते लेते चले जाएं, गरीब और गरीब होता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति मतलब ये मिले हैं, आप राजनीति में जा सकते हैं, आप वोट देने का अधिकार रखते हैं, आप खुद पार्टी बनाकर, कुछ शर्तों के साथ आप पार्टी बनाकर और अपना दल भी गठित कर सकते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, यह आपकी हो गई न्याय। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार, जिसे आप कहते हैं मूल अधिकार। तो मेरी बात को सुनना, अगली हमारे संविधान की विशेषता पता है क्या है? मूल अधिकार। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ाने में बड़ा ही आनंद आएगा इसको, ठीक है ना। तो मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है, ठीक है, ये जो मूल अधिकार है, यह जनता की सबसे बड़ी शक्ति है। यह क्या है बच्चों? जनता की सबसे बड़ी शक्ति है। आप मुझे बताओ, आज आपके ऊपर सरकार शासन कर रही है, हाँ ना, सरकार कर रही है। पहले आप पर राजा शासन कर रहा था। पहले कौन कर रहा था? राजा शासन कर रहा था। मुझे ये बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या था? आज जो सरकार शासन कर रही है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ध्यान से सुनना। आज जो सरकार शासन कर रही है उसमें वह मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास मूल अधिकार है। अपनी मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास मूल अधिकार है। यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है। परंतु ठीक है, परंतु राजा के समय आपके पास, जब राजा शासन कर रहे थे उस दौरान आपके पास मूल अधिकार नहीं थे, ठीक है। उस वक्त आपके पास मूल अधिकार नहीं थे, इसलिए आपका राजा शोषण करता, जनता परेशान होती, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। आज आपका शोषण करना मुश्किल है, शोषण हो सकता है पर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज सबके पास मूल अधिकार है, और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका लगा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है ना, मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? यहां तक क्लियर हुई कि मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का मतलब यह एक तरह से जनता की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार जो है, ये कह सकते हो जो आपकी कार्यपालिका और विधायिका है, ध्यान से सुनना, कार्यपालिका और जो विधायिका है, ठीक है, कार्यपालिका विधायिका अपनी मनमानी नहीं कर सकती, आपका शोषण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास आज मूल अधिकार है, क्योंकि आपके पास आज मूल अधिकार है। यदि सरकार ने, मतलब विधायिका या कार्यपालिका ने अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन करने की कोशिश की, तो आप उनकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय को कर सकते हो। ठीक है, उनकी शिकायत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कर सकते हो, और
पांच प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करके, मतलब होता है ना घर में पिताजी को अगर घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो पिताजी को शिकायत पहुंच जाती है ना, और पिताजी उसमें 2-3 तरह के एक्शन ले सकते हैं। मोबाइल छीनते हैं, पहले तो होता था टीवी बंद करने का सिस्टम कि टीवी बंद हो जाता था घर पे, अब क्या होता है मोबाइल बंद हो जाएगा या खाना बंद हो जाएगा या फिर पिटाई होगी। तीनों में से कोई ऑप्शन होता है ना। वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता था। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपके थे मूल अधिकार। अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता, एक बात और ध्यान रखना, आपके जो मूल अधिकार हैं वह लोकतंत्र का आधार माना गए हैं। ठीक है ना, लोकतंत्र के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं मूल अधिकार। यहां तक पॉइंट क्लियर? 8वां था ना। चलो अगली 9वीं विशेषता देखो, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये थोड़ा सा क्या बोरिंग लगता है बच्चों को चैप्टर। बोरिंग लगे या नहीं लगे, पढ़ना तो पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है, यह नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए। क्या करने के लिए? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु इन्हें जोड़ा गया था। सबसे खास बात पता है क्या इनकी? सबसे खास बात नीति निर्देशक तत्वों की यह है कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें बहुत सारे कानून व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं। केवल क्या हुई है? ठीक है ना, केवल क्या हुई है? लिखी हुई है। पॉइंट यहां तक समझे? लिखी हुई है। उन्हें लागू करे तो सरकार की मर्जी, लागू न करे तो सरकार की मर्जी। एक उदाहरण समझना, एक जैसे कि अनुच्छेद आपका 39 में लिखा है, महिला व पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। महिला व पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। ये लाइन नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है। ठीक है, ये लाइन नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है और इस लाइन, ठीक है, इस लाइन को या इस व्यवस्था को सरकार की इच्छा है तो लागू करे, सरकार की इच्छा नहीं है तो लागू न करे। ठीक है ना, मतलब मूल अधिकारों को लागू करना सरकार पर बाध्यता होती है। ठीक है ना, सरकार के लिए जरूरी होता है कि उन्हें लागू करना ही है। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रेशर होता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते। सरकार की आजादी है नीति निर्देशक तत्व। सरकार को लगता है कि यह इस पर कानून बनना चाहिए तो उस पर कानून बना देती है, और सरकार को लगता है कि इस पर कानून नहीं होना चाहिए तो उस पर कानून नहीं बनाती है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी अपन सारी चीजें नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे। यहां केवल इतना ध्यान रखो, नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसे तत्व, यूं कह सकते हो, ऐसे तत्व जो सरकार को नीति बनाने में, मतलब योजना बनाने में सहायता उपलब्ध कराते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप अगर सरकार बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपका जवाब होगा, मैडम खूब सारी भर्ती निकालूंगा मैं और फिर फटाफट एग्जाम करवा दूंगा, फटाफट सबको नौकरी लगवा दूंगा। यही है ना? पर क्या नौकरी लगवाने से, भर्ती निकालने से देश का विकास होगा क्या? उनका क्या करोगे जो 10वीं पास भी नहीं है? उनका क्या करोगे जो बच्चे भूखे हैं? आपकी नौकरी लगने से उनका तो पेट भरेगा नहीं ना। तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि आप सरकार बन जाते हैं तो आपको क्या करना है जिससे जनता का भला होगा, वो सारी बातें लिखी है नीति निर्देशक तत्वों में। तो मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक वह आर्थिक न्याय या कह सकते हैं आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में समाज का विकास है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक व्यवस्थाओं की बात है, जैसे समान वेतन समान कार्य, आर्थिक ही हुआ। ठीक है, वहीं अगर समाज की बात करती हूं तो समाज के उत्थान के लिए जैसे आपका एक आर्टिकल है 45 जिसमें लिखा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु निःशुल्क
उपबंध किए जाएं, जिसमें आपका आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। तो आंगनबाड़ी किसको देखकर किया? नीति निर्देशक तत्वों को देखकर उनका स्थापना हुई। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? नीति निर्देशक तत्वों के बाद द्वारा। इनकी विस्तृत चर्चा आगे कर लेंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। आगे देखो, अगला जो है वो है मूल कर्तव्य। हमारे जो संविधान है उनकी अगली जो विशेषता है बच्चों वो कौन सी है? मूल कर्तव्य, ठीक है ना। मूल कर्तव्य, देखो मूल कर्तव्यों की खास बात यह मूल संविधान में नहीं थे बच्चों। खास बात क्या है? मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान बना तब इन्हें जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं लगी, हमने जोड़ा भी नहीं। अब हुआ क्या? आगे चलकर जब इनकी आवश्यकता पड़ी तो इन्हें आपके यहां 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। जोड़कर अगर हम आज वर्तमान में बात करें तो 11 मूल कर्तव्य है, जिनमें ध्यान से सुनना, मूल कर्तव्यों का मतलब क्या है? मूल कर्तव्य, अब एक बात जरा गौर से सुनना, मूल अधिकारों को लागू करना या मूल अधिकारों की जिम्मेदारी किस पर? सरकार पर। नीति निर्देशक तत्वों की जिम्मेदारी किस पर? सरकार पर। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई सारी जिम्मेदारियां जो है वो सरकार पर, सबको सरकार ही करे। मतलब घर में मम्मी की जिम्मेदारी, पापा की जिम्मेदारी, क्या बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? भाई बात समझने वाली है। इंदिरा गांधी ने साफ कहा नीति निर्देशक तत्व सरकार की जिम्मेदारी, मूल कर्तव्यों को लागू करना, उनको देखना सरकार की जिम्मेदारी। जनता की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। जैसे घर में माता और पिता की जिम्मेदारी है, वैसे ही बच्चों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। उसी प्रकार जब इंदिरा गांधी ने इस बात को गौर किया तब उन्होंने कहा कि जनता की जिम्मेदारियां भी जोड़ी जाए, जिसे क्या कहा गया? मूल कर्तव्य कहा गया। जिसे क्या कहा गया? मूल कर्तव्य कहा गया, ठीक है। तो जनता की जिम्मेदारियों को ही मूल कर्तव्य कहा गया है। मेरी बात को समझ गए अच्छे से? मूल कर्तव्य किसे कहा? जनता की जिम्मेदारियों को मूल कर्तव्य कहा गया। आपके जो काम होते हैं, जो आपके उत्तरदायित्व है, आपके क्या, हमारे सबके, मेरे भी, हमारे सबके जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति हैं, उन्हें ही क्या कहा गया? मूल कर्तव्य कहा गया, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे हैं उन्हें घर में भी कुछ कर्तव्य या कुछ चीजें होंगी ना, कि आपको सफाई करनी है, मदद करवानी है, घर में कोई आए तो उसके पैर छूने हैं, तो ये क्या है? आपकी जिम्मेदारियां हैं। वैसे ही हमारे मूल कर्तव्य जो है वो हमारी देश के लिए जनता की जिम्मेदारियां हैं। मैं आपको इस बात को समझा पाई या हाँ या ना में फटाफट जवाब दो मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, ठीक है ना। आगे चलें, मूल कर्तव्य कंप्लीट आपके। देखो अगली जो बात करेंगे वो हम करेंगे वयस्क मताधिकार की। सॉरी, चलो, वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? देखो, वयस्क मताधिकार आप इसे कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? सभी लोगों को, मतलब जो वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। अब इसमें यह है कि अगर कोई भारतीय है, जो भारतीय है और जो वयस्क है, वो वोट देने का अधिकार रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान, कहीं भी से, मतलब भारत से उसका जन्म हुआ, भारत में कहीं भी जन्म हुआ हो, और किसी भी रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। मेरी बात यहां तक क्लियर? अब देखो, वयस्क मताधिकार में हुआ क्या? वयस्क मताधिकार में आयु जो थी वो कितनी लिखी हुई थी? 21 वर्ष। आयु कितनी लिखी हुई थी? 21 वर्ष। आयु 21 वर्ष लिखी थी। मूल संविधान में कहा कि वयस्क वो है जो 21 साल का है,
ठीक है, वयस्क वो है जो 21 साल का है। परंतु राजीव गांधी ने, बात ध्यान से सुनना, परंतु राजीव गांधी सरकार ने 61वें संविधान संशोधन, राजीव गांधी सरकार ने 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 1989 में आयु घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। क्योंकि तब तक आप यूं कह सकते हैं रिसर्च भी हो गई थी और ये मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों द्वारा कह भी दिया गया था कि एक स्वस्थ बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 18 वर्ष तक हो जाता है। अगर आप देखें तो जैसे महिलाओं के लिए शारीरिक विकास की एज 18 वर्ष है, पुरुषों के शारीरिक विकास की एज 21 वर्ष है। पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर एक स्वस्थ मनुष्य का बच्चा है, स्वस्थ है, ठीक है, मैं मंदबुद्धि अन्य बालकों की बात नहीं कर रही हूँ, स्वस्थ बच्चा है, सामान्य बच्चा है, तो उसका मानसिक विकास 18 वर्ष तक हो जाता है। हालांकि आजकल तो बच्चे 18 साल से पहले ही ज्यादा होशियार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन 1989 जिसमें 18 वर्ष की आयु को जोड़ा गया था। इससे पहले 21 वर्ष थी वयस्क मताधिकार की आयु। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो वयस्क मताधिकार मतलब जो मताधिकार है वो लोकतंत्र की बड़ी महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं लोकतंत्र का आधार है। भाई आपके यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्यों? क्योंकि जनता के पास मताधिकार है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों के या भारतीय जनता के पास मताधिकार है। वोट देकर वह अपने प्रतिनिधि चुन सकती है। तो मेरी बात को यहां तक क्लियर समझे, हाँ या ना? पॉइंट क्लियर हुआ कि वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ की एक खास बात है। वयस्क मताधिकार जिसमें आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष जिनकी पूरी हो गई वह सभी वोट दे सकते हैं और देने भी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो अपने वोटों को व्यर्थ कर देते हैं, कौन देने जाएगा, क्या मतलब है, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। व्यक्ति यही सोचता है, जबकि सोच गलत है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हैं मैडम एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, वही एग्जाम में सोच लो कि एक क्वेश्चन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चले अगले भी ऐसे गलत हो गए, उससे अगला भी ऐसे गलत हो गया, और उससे पूछो जो बच्चा पॉइंटों से रह जाता है, ठीक है ना। तो एक एक चीज महत्वपूर्ण होती है। तो वयस्क मताधिकार कंप्लीट हो गया आपका। चलो अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता है एकल नागरिकता। अगली विशेषता कौन सी है? एकल नागरिकता। अगली विशेषता कौन सी है? एकल नागरिकता। अब देखो पूरे भारत में, बात समझना। अब आप कहोगे मैडम एक ही तो नागरिकता होती है, और नागरिकता कैसे होती है, ठीक है ना। और नागरिकता कैसे होती है? देखो अगर मैं बात करूं तो नागरिकता दो तरह से होती है। एक तो होती है बच्चों एकल, और एक होती है दोहरी। एकल का मतलब एक पूरे देश की, मतलब केंद्र की नागरिकता आपने अपना रखी है पूरे, ठीक है, एक देश की अपना रखी है, केंद्र की अपना रखी है। और दोहरी का मतलब बच्चों क्या होता है पता है? दोहरी का मतलब होता है केंद्र और केंद्र के साथ जो राज्य है उनकी नागरिकता भी अपना रखी है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझना, ठीक है ना, एक उदाहरण से समझना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मैं अपने आगे लगाऊं कि मेरी नागरिकता राजस्थानी भारतीय है, मैं क्या लगाऊं? मेरी नागरिकता राजस्थानी भारतीय, मतलब क्या है? मैंने राज्य की भी क्या ले ली? राज्य की भी नागरिकता ले ली और केंद्र की भी नागरिकता ले ली, दोनों की नागरिकता ले ली। तो नागरिकता कैसी हुई? दोहरी। पहले ये नागरिकता जम्मू कश्मीर में थी, आज अस्तित्व में नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो लोग, पहले की बात कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर की और भारत की दोनों की नागरिकता रखते थे, जम्मू कश्मीर की भी और भारत की, और हम लोग केवल भारतीय नागरिकता रखते थे। आज वर्तमान में तो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, सब एक ही नागरिकता रखते हैं और वो है भारतीय नागरिकता। वहीं अमेरिका की बात करती हूं तो अमेरिका के लोगों के पास दोहरी नागरिकता की बात की गई है।
तो मेरे पॉइंट को समझे। प्रत्येक जो व्यक्ति है, भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति है वह केवल एक ही नागरिकता रखता है और वो नागरिकता है भारतीय नागरिकता। पहले तो जम्मू कश्मीर में दोहरी थी, पर आज वर्तमान में कोई भी दोहरी नागरिकता की कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, ये क्लियर आपके? तो एकल नागरिकता कंप्लीट। अब देखो अगली बात, अब एक बात समझना, आपके संविधान में कुछ ऐसी संस्था या कुछ ऐसे निकाय हैं जो स्वतंत्र है, जो आजाद है। मतलब किससे आजाद है? सरकार से आजाद है, जो स्वतंत्र है, आजाद है। मुझे बताओ, मैंने ये पहले भी पढ़ाया है आपको, हमारे इस संविधान में, हमारे इस भारतीय लोकतंत्र में कौन सी ऐसी निकाय है जो आजाद है? मुझे बताओ, जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र निकाय। तो ध्यान से सुनना, हमारे यहां स्वतंत्र निकाय का सबसे अच्छा उदाहरण है न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, मतलब सरकार उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता, सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो जांच करता है, परीक्षण करता है, ऑडिट करता है। ठीक है ना, ये आजाद है। तीसरा, निर्वाचन आयोग, चाहे राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो। ठीक है, चाहे राज्य स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो, निर्वाचन आयोग भी क्या है बच्चों? स्वतंत्र है। जब निर्वाचन आयोग अपने काम पर आता है तो सारी सरकार साइड में हो जाती है, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। आचार संहिता लागू होते ही सारे काम निर्वाचन आयोग के हाथ में, सारे अधिकार निर्वाचन आयोग के हाथ में हो जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग भी कैसी है? स्वतंत्र निकाय है। चलो अगली बात कर लेते हैं। तो आपकी यूपीएससी प्लस मतलब स्टेट पीएससी, यह भी कैसी है? स्वतंत्र निकाय है। यह भी कैसी है बच्चों? स्वतंत्र निकाय है। भर्तियां करवाती है, परीक्षाएं मतलब परीक्षा आयोजन करवाती है, रिजल्ट निकालती है। ठीक है, और उसी पर अगर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करनी है तो ये राष्ट्रपति को परामर्श भी यही देती है। ठीक है, तो ये आपके संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय है, इनका ध्यान रखना। यही स्वतंत्र है, इनका नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं किया, इन पर नियंत्रण जो है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसी निकाय या संस्थाएं हैं, ठीक है, जो आजाद है, सरकार से आजाद है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक समझे? चलो ये 13वां पॉइंट हो गया, 13वीं विशेषता हो गई। अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता में हम बात कर लेते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, खास बात समझना। ठीक है, खास बात क्या समझना है? ठीक है, एकीकृत मतलब आपके यहां जो न्यायपालिका है, मुझे बताओ, ऐसे थोड़ी ना है कि राजस्थान में जोधपुरी सब कुछ है। अगर जोधपुर में मतलब जोधपुर उच्च न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति का कोई निर्णय आ जाता है, चाहे वो उससे संतुष्ट हो या ना हो, उसको मानना पड़ता है। क्या अंतिम न्यायालय हाईकोर्ट का होता है? बताओ, अगर हाईकोर्ट के होते तो बहुत सारे राज्यों में हाईकोर्ट और हर राज्य के हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम होता, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अंतिम निर्णय, ठीक है, हमारे यहाँ अंतिम निर्णय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का होता है, जो कि एक ही है। बात को सुनना, ठीक है ना। अंतिम निर्णय, एकीकृत का मतलब एक हुआ, एकीकृत का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक हुआ। तो अंतिम निर्णय, हमारे यहाँ बहुत सारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट है, परंतु उनका निर्णय अंतिम नहीं है, उनका निर्णय अंतिम नहीं है। वो अंतिम निर्णय होगा सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा, जो कि एक ही है, जो कि क्या है? एक ही है। बात ये समझ गए? ठीक है, तो आपके यहाँ एकीकृत न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक ही है, तो न्यायालय एक, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे हैं, यू मान के चलो।
अगली बात आती है स्वतंत्र। हमारे यहाँ की न्यायपालिका आजाद है। अब आप कहोगे मैडम आजाद कैसे है, तो मेरी बात सुनना। आजाद ऐसे है कि उनका कार्यकाल 4 वर्ष 5 वर्ष नहीं है। हमारे यहाँ के जो न्यायाधीश हैं, अगर केंद्र में है तो 65, राज्य में है तो 62 वर्ष आयु तक कार्य करेंगे। खास बात समझो, ऐसा नहीं है न्यायाधीश आएगा 5 साल बाद बढ़कर फिर चला जाएगा, फिर नया आएगा, फिर चला जाएगा ना। हमारे यहाँ न्यायाधीश बनेगा तो वो रिटायर, मतलब वो जाएगा तब जब वो रिटायर होगा। ये हमारे न्यायालय की आजादी है। अगली बात, आप सबने एक बात पढ़ी होगी ना कि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों में, वेतन भत्तों व सेवा शर्तों में अलाभकारी मतलब कटौती नहीं की जा सकती, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मेरी बात को समझे। हमारे यहाँ न्यायालय का कोई कार्यकाल नहीं, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं, ठीक है, न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं, केवल आयु लिखी, तो ये आजादी ही है, ठीक है। दूसरी बात, वेतन भत्ते सेवाएं जो है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनमें कटौती नहीं की जा सकती। अगली बात समझना, चाहे सरकार ने कितना ही बड़ा कानून क्यों ना बनाया हो, सरकार ने कितना ही बड़ा कानून क्यों ना बनाया हो, उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और अगर न्यायिक समीक्षा में उस कानून को समाप्त करना पड़ा तो उस कानून को समाप्त भी कर सकती है। ये उसकी आजादी है। जैसे पिताजी की आजादी ना, आपको पीट सकते हैं ठीक है ना, वैसे ही यहाँ न्यायालय की आजादी है कि अगर न्यायालय कुछ गड़बड़, जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका अगर कुछ भी गड़बड़ करती है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ करती है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और बताओ, अच्छा, न्यायालय का अवमानना व अपमान करने पर, न्यायालय की अवमानना व अपमान करने पर आप दंड दे सकते हो, ठीक है ना, आप दंड दे सकते हो। आपका मतलब न्यायालय दंड दे सकता है। तो न्यायालय का अगर कोई अवमानना करता है या अपमान करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। पॉइंट यहां तक समझे। जिसे आप कहते हो अभिलेखा न्यायालय, जिसे आप क्या कहोगे, अभिलेखा न्यायालय। और अभिलेखा न्यायालय का मतलब न्यायालय की अवमानना व अपमान करने पर दंड दिया जा सकता है। बिल्कुल, सबको अनुच्छेद भी याद रह जाते हैं, अच्छी बात है। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो हमारी न्यायपालिका एकीकृत है और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये ध्यान रख लो। चलो भाई, अगली विशेषता बताओ। अगली विशेषता है आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन उपबंध। अगली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? आपातकालीन उपबंध। जैसे कि एक बात समझो, अभी बीच में कुछ समय पहले एक कोचिंग संस्था में आग लग गई थी और काफी बच्चों को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो उसमें एक बात बताओ, वो आपातकालीन स्थिति थी। तो उस आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए, बाद में तो हर जगह नियम कायदे कानून लागू हो गए कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें फायर सेफ्टी के नियम लागू हो, उनमें जो फायर सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो सारे होने चाहिए। फिर तो जांच पड़ताल बहुत हुई थी, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, आग लगना एक आपातकालीन स्थिति हो गई, पैदा हो गई। उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पानी या जो फायर सेफ्टी के, ठीक है, फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए। अगर वो उपबंध या वो इक्विपमेंट्स आपके पास में है, इसका मतलब आपने आपातकाल उपबंध कर रखे हैं। तो आपके भारत में, आपके देश में अगर आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओ, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे संविधान की खास बात समझना, हमारे संविधान ने आपातकाल में किस प्रकार कौन कैसे कार्य करेगा, ध्यान से सुनना। हमारे संविधान में आपातकाल में कौन कैसे किस प्रकार कार्य करेगा इसकी व्याख्या की गई है। मतलब हमारे संविधान में फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स रख दिए गए। बात को समझ गए? मैं आपको जो उदाहरण देकर समझा रही हूं वो समझ गए ना, ठीक है। उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि आपातकालीन स्थिति मतलब हमारे यहां आपातकाल की स्थिति पैदा भी हो जाए,
अगर आपातकाल की स्थिति पैदा भी हो जाए तो हमारे यहाँ आपातकाल से बचने या आपातकाल में किस प्रकार कार्य करे जाने के लिए उपबंध बनाए गए हैं। जैसे कि आप सबने कहा था कि मैडम 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं की व्याख्या है। 352 वो समय होगा जब देश किसी के साथ युद्ध कर रहा हो, जब देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। ठीक है, 356 जो है वो एक तरह से आपातकाल की स्थिति नहीं है, बट उसमें ये होगा कि जब बच्चे बात नहीं मानेंगे तो पिताजी उनको पीट पीट कर समझाएंगे। मतलब जब राज्य किसी बात के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो राष्ट्रपति उनको हटाकर स्वयं शासन करेगा। 360 तो आप और हम पर लगा ही रहता है, 360 वाला तो हम पर लगा ही रहता है, हाँ या ना। 360 वाला वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल, पॉइंट समझ गए। चलो तो अगली स्थिति वित्तीय आपातकाल हो गया। चलो अगली जो है वो है त्रिस्तरीय सरकार। अगली जो हमारी विशेषता है बच्चों वो कौन सी है? त्रिस्तरीय सरकार। हमारे पास कितने स्तर की सरकार? 3 स्तर की सरकार। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। थोड़ा ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? बात यह है त्रिस्तरीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या कहा कि मूल संविधान में, मतलब 1950 का संविधान, जो 1950 का संविधान था उसमें 2 ही थे। कितने स्तर थे बच्चों? 2 ही। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, 2 स्तर थे। परंतु आपके 73 और 74वें संविधान संशोधन, आपके 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई जिसे आप कहते हैं स्थानीय स्वशासन। एक तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई जिसे आप क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? चलो तो त्रिस्तरीय सरकार को भी समझ लिया कि मूल संविधान में केवल 2 थे, आज वर्तमान में कितनी हो गई? 3 हो गई। मेरी बात को यहां तक क्लियर समझे? तो ये आपके आपातकाल ये जो आपकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में 16 विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो गई। अगली देखो, अभी 2-3 और हैं, बस उनकी चर्चा करते ही विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। सत्रहवीं है ना? हाँ देखो, ये कहती है संसदीय प्रभुत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता। हमारी अगर हम बात करते हैं, बात को समझना, यहां इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि न्यायिक प्रभुत्ता और संसदीय प्रभुत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता, इनका क्या मतलब है? ठीक है ना? देखो, संसदीय प्रभुत्ता ये जो है ये कहां मिलती है बच्चों? संसदीय प्रभुत्ता कहां मिलती है? ब्रिटेन में मिलती है। कहां मिलती है? ब्रिटेन में, जहां संसद सबसे सर्वोच्च है, संसद ही सब कुछ है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में है। ठीक है? और न्यायिक सर्वोच्चता कहां है? अमेरिका में है। न्यायिक सर्वोच्चता कहां है बच्चों? अमेरिका में है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत में कौन है, तो भारत का जो संविधान बनाना तो हम मतलब भारतीयों में तो क्या है, एडजस्टमेंट करने की या दो समान शक्तियों को तुलनात्मक रूप में एक साथ एडजस्ट करने की तो पावर ही हमारे पास है। मतलब आप देखो हम लोग कितने होशियार हैं कि ब्रिटेन ने तो संसद को सब कुछ बना रखा है, अमेरिका ने न्यायपालिका को सब कुछ बना रखा है। और जब भारत की बात आई तो भारत ने इन दोनों के साथ अपने तालमेल बहुत अच्छे से बिठाए। भारत ने इन दोनों के मध्य तुलना करते हुए इन्हें बड़े अच्छे से अपने संविधान में जोड़ा।
दोनों की तुलना और दोनों की महत्वता को बनाए रखा। क्या कहा? संसद जैसी ब्रिटेन, हालांकि सेम टू सेम नहीं है, परंतु जैसे संसद ब्रिटेन में संसद बहुत कुछ करती है, अधिकार रखती है, शक्तियां हैं, वैसे हमारे यहां भी रखा जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, न्यायिक सर्वोच्चता। दूसरा क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता। तो जिस प्रकार अमेरिका में न्यायालय सब कुछ है, वैसे भारत में भी न्यायालय बहुत कुछ होगा। तो मेरी बात को समझना, ब्रिटेन में जैसे संसद सब कुछ करती है, वैसे भारतीय संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में, ध्यान से सुनना, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार रखती है। क्या रखती है? संशोधन करने का अधिकार रखती है। हमारी संसद जो है वो ब्रिटेन के जितनी शक्तिशाली नहीं है, ब्रिटेन के जितनी शक्तिशाली नहीं है, परंतु ब्रिटेन से कम भले ही हो। देखा जाए तो हमारी संसद जो है, हमारी संसद की जो शक्तियां हैं, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, वो हमने पूरी की पूरी ब्रिटेन से अपनाई है। अमेरिका से बात करें तो आपने अमेरिका से न्यायालय को अपनाया, और आपके यहाँ न्यायपालिका इतनी खास है, न्यायपालिका इतनी खास है कि न्यायपालिका किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकती है, असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर सकती है। तो बात को समझे, जहां, ठीक है, जहां भारतीय संसद, ठीक है ना, जहां भारतीय संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन करने का पावर रखती है, वहीं न्यायपालिका अगर कुछ भी असंवैधानिक है उसे समाप्त करने का पावर रखता है। मतलब हमारे भारत ने इन दोनों शक्तियों को तुलनात्मक रूप में बड़े ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जोड़ा है। बात को समझ गए? पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ ना में जवाब दो बस। इसको यूं समझो, ब्रिटेन से ये पॉइंट हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई, आगे बढ़ाऊंगी मैं भी। नेक्स्ट जो विशेषता है वो संसदीय लूंगी, ठीक है। इस विशेषता को हमने ब्रिटेन से अपनाया। कैसे अपनाया? हमारे भारत की जो संसद है वो भी बड़ी ही खास है, बड़ी ही शक्तिशाली है, ठीक है, परंतु हमारी न्यायपालिका भी बड़ी होशियार है और बड़ी शक्तिशाली है। अगर कुछ भी गलत होता है तो उस गलत कानून को खत्म करने का अधिकार रखती है। पॉइंट समझे? चलो अगली जो विशेषता है वो है संसदीय। तो बच्चों अगली जो विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। अब मेरी बात को सुनना, ये जैसे कि इस बार फर्स्ट ग्रेड जो था ना, जो फर्स्ट ग्रेड था उसमें एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ। कैसे? देखो, ये जो शासन प्रणाली है इसको दो भागों में बांटो, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा, कंपेयर करके पढ़ोगे तो। ये है संसदीय शासन प्रणाली, जिसे आप संसदात्मक भी कह सकते हो। ये है अध्यक्षीय, जिसे आप अध्यक्षात्मक भी कहते हो। इंग्लिश में पार्लियामेंट्री और इसको प्रेसिडेंटली। पॉइंट समझे? अब देखो, संसदीय कहां है? ब्रिटेन। और संसदीय व्यवस्था किसने अपना रखी है? भारत ने। अध्यक्षीय कहां मिलेगी? अमेरिका में। ये आपके जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था ना, उसमें ये जीके में क्वेश्चन था और बच्चों ने गलत कर दिया था। बच्चों ने सोचा अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, तो उन्होंने क्या किया? गणतंत्र अध्यक्ष कर दिया। गलत। गणतंत्र अध्यक्ष है अमेरिका में। कैसे है समझो। संसदीय जो संसदीय प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या है? संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि सदनात्मक व्यवस्था होगी, मतलब सदन होंगे। अब आप कहोगे मैडम सदन तो उसमें भी है, आगे सुनना। सदन होंगे। दूसरी बात, बहुमत दल की सरकार बनती है। मतलब हमारे यहां जिसको बहुमत प्राप्त होगा वो सरकार बनाएगा। आगे समझना। संसदीय में नाम मात्र की और वास्तविक
दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? सदन होते हैं, सदन होंगे, द्विसदनात्मक हो सकता है, ठीक है, सदन तो उसमें भी होंगे, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर हमारे यहाँ बहुमत दल की सरकार बनती है। यहाँ ऐसा नहीं होता। अमेरिका में किसको बहुमत मिला कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति का खुद का चुनाव होता है, जनता चुनती है। मतलब आपके यहाँ जो है सीनेट है या कांग्रेस, सॉरी सीनेट है या रिप्रेजेंटेटिव है, उन सदन में किसी को बहुमत मिला कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ बहुमत मिला, उसी की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ वास्तविक और नाममात्र की दो प्रकार की कार्यपालिका है, ठीक है। नाममात्र राष्ट्रपति है, वास्तविक प्रधानमंत्री है। अध्यक्षात्मक में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें केवल कार्यपालिका होती है, न तो नाममात्र कह सकते हो न ही आप उसे वास्तविक कह सकते हो। पॉइंट समझे? तो एक और बात, हालांकि नीचे दिखेगा नहीं, एक और बात ऊपर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देती हूं। एक और बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है? मंत्री परिषद, ध्यान से सुनना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। अब जैसे भारत को ले लेते हो तो भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य में ले लेते हो तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो मंत्री, अगर संसद की बात करें तो संसद की पहली विशेषता सदन होंगे, दूसरी विशेषता बहुमत दल का जो है वो सरकार बनाती है, तीसरी विशेषता नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है, चौथी विशेषता मंत्री परिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होते हैं। यहां तक बात समझे? मंत्री होती है, सरकार होती है, संसद होती है, कार्यपालिका है दो तरह की। इधर अध्यक्ष में समझना, अध्यक्ष में क्या होता है? अध्यक्ष में जो भी है सब कुछ अध्यक्ष करता है, जो भी होगा कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष कौन बच्चों? राष्ट्रपति। अब देखते सुनना, आपके यहां तो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है और जो मंत्री होते हैं वो उसके बनते हैं जिसको बहुमत मिलता है। पर यहां राष्ट्रपति अपने सचिव, जिसे कैबिनेट सचिव कह सकते हैं आप, ठीक है, अपने सचिव या मंत्री कह लो अगर इससे समझने में आसानी होती है तो सचिव और मंत्री उसे बनाएगा जो राष्ट्रपति का खास होगा। आपके इधर एक शर्त है संसद में, सदन का सदस्य होना चाहिए, जो मंत्री होगा वो सदन का सदस्य होना चाहिए। यहां क्या कहता है? यहां कहता है सदन का सदस्य नहीं, राष्ट्रपति का खास होना चाहिए, राष्ट्रपति का जानकार होना चाहिए, ठीक है। यहां राष्ट्रपति का जानकार हो, राष्ट्रपति का विश्वसनीय हो, चाहे सदन में सदस्य रखे या हो या न हो, जो भी होगा, जो भी कार्य है वह राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। जो भी पावर होगी वो अध्यक्ष में ही, राष्ट्रपति में ही होगी, वास्तविक, नाममात्र की नहीं होगी। हमारे यहाँ तो दो प्रकार की, अध्यक्षात्मक में एक ही प्रकार की कार्यपालिका होगी, वो वास्तविक ही होगी, नाममात्र कार्यपालिका नहीं होगी, ठीक है। तो भारत में समझना, भारत में लोकतंत्र है, ध्यान से सुनना, मैं एक बात बता रही हूं, भारत में लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, भारत में संसदीय है, तीनों व्यवस्थाएं। अमेरिका में क्या है? लोकतंत्र है, गणतंत्र है और अध्यक्षीय है, ठीक है, अध्यक्षीय है। चलो मुझे बताओ ब्रिटेन में कौन कौन सा है? ब्रिटेन में कौन कौन से होते हैं? तो अगर ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन को सुनना, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, ब्रिटेन में संसदीय है। तो ये जो है ये मैंने आपको बड़ी खास बात समझाई है, ठीक है ना। नहीं संदीप राजतंत्र नहीं होता, अध्यक्षीय लोकतंत्र का ही प्रकार है। बस फर्क इतना है कि इसमें एक आदमी सारे काम करेगा और इसमें समूह काम करता है। इसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष होगा और वही सारे काम करेगा। इसमें राष्ट्रपति अध्यक्ष तो होगा, संसदीय में राष्ट्रपति अध्यक्ष तो होगा पर केवल नाम मात्र का होगा। यहां जो अध्यक्ष है वो वास्तविक होगा, पर होगा लोकतंत्र और गणतंत्र में, ठीक है ना। बस राजतंत्र कहां मिलेगा?
ब्रिटेन में मिलेगा। क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई? क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा किसी बड़े लेवल में, तब मत कहना कि मैडम बताया नहीं आपने, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र, राजतंत्र, संसदीय। अब कुछ बच्चे गलतफहमी रखते हैं मैडम जहां राजतंत्र होगा, ठीक है, वहां लोकतंत्र कैसे होगा? भाई राजतंत्र का मतलब यही तो है कि राजा का शासन, राजा है पर नाम मात्र का है, वास्तविक शक्ति तो उसी के पास है ना जिसे जनता चुनती है। तो ब्रिटेन में संसद है, ब्रिटेन में जो संसद है उसमें जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनमें से किसी एक को, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उसे प्रधानमंत्री बनाते हैं और वास्तविक रूप में शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है वो निर्वाचित ही होता है, जनता द्वारा जनता ही चुनती है सदस्य के रूप में, और सदस्य के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है, संसदीय है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, अध्यक्षीय है, और भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र है और संसदीय है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चों को इजीली समझ में नहीं आते हैं। तो अब गलती मत करना, कहीं लिख लो, नोट कर लो दिमाग में। मुझे पता है पेपर पेन तो लेकर बैठने वाले हो नहीं। चलो एक और विशेषता थी, सुना होगा, पक्का सुना होगा, कठोर व लचीला संविधान। कठोर व लचीला संविधान। अब मेरी मदद करो, आप एक को नम्य कहते हो, एक को अनम्य कहते हो, तो आप यूं कह सकते हो अनम्य व नम्य संविधान, अनम्य व नम्य संविधान, ठीक है ना। तो भारत कठोर है या लचीला है? बताओ, भारतीय संविधान जो है वो कठोर है या लचीला है? बताओ, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है? कठोर या लचीला? बिल्कुल, भारत का संविधान दोनों है। कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब क्या होता है? अभी मत बोलना मैडम पाको। क्लास में ऐसे पूछा था तो बच्चे का जवाब है मैम पाको, मतलब जो पक्का होता है उसको कठोर कहते हैं। तो जैसे कि ये है, ये क्या है? कठोर, ठीक है। इसमें अगर मैं परिवर्तन करूं तो मुझे जोर आएगा। क्या होगा? जोर आएगा, परिवर्तन तो होगा। पत्थर क्या है? कठोर। पर अगर मैं जैसे पत्थर से मूर्ति बनाऊं तो मुझे जोर आएगा, कठोर है। अगर मैं मिट्टी से मूर्ति बनाऊं तो मुझे इतना जोर नहीं आएगा, तो वो लचीला है। तो जो हमारा संविधान है, इसका अर्थ समझना कठोर और लचीले का क्या है। जो हमारा संविधान है उस संविधान में आप संशोधन अगर आसानी से कर रहे हो तो लचीला, और अगर संशोधन में जोर आ रहा है, संशोधन में अगर विशेष प्रावधान चाहिए तो वो है कठोर। बात को समझे? तो हमारे संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बड़े ही आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, परंतु कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ कठोर और लचीले का मतलब है संविधान संशोधन से। किससे है बच्चों? संविधान संशोधन से। अब बात समझना, अगर हम बात करें कठोर की तो ये हमने लिया अमेरिका से। हम बात करें कठोर की तो ये कहां से लिया? अमेरिका से। अगर हम बात करें लचीले की तो ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। कैसे लिया ब्रिटेन से? समझना, अमेरिका का संविधान लिखित है तो लिखी हुई चीज को मिटाओगे तो जोर आएगा। तो यहां संविधान व्यवस्था कठोर है, ठीक है, संशोधन की व्यवस्था। और लचीला मतलब मौखिक है, लचीला मतलब मौखिक है। तो लचीला मौखिक है तो उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाता है। अब देखो हुआ क्या? कठोर मतलब नम्य, मतलब ऐसा संविधान संशोधन जिसमें विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती हो, जिसे आप कहते हैं विशेष बहुमत। जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? विशेष बहुमत, ठीक है ना। तो विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत, जिसका आप कह सकते हो बराबर अनुच्छेद 368। 368 में जो दो प्रक्रिया उल्लेखित है वो किसका उदाहरण है? कठोर का है। विशेष बहुमत, विशेष प्लस राज्यों का बहुमत, ये जो दोनों बात है ना, ये दोनों बात भारतीय संविधान की कठोरता को दर्शाती हैं,
ठीक है ना? तो मेरी बात को समझ गए अच्छे से? हाँ ना में जवाब दे दो बस, कि कठोर जो है वो अमेरिका से लिया, और कठोर का मतलब है संविधान के कुछ हिस्से हैं, संविधान के कुछ हिस्से हैं जिन्हें परिवर्तन या जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी विस्तृत व्याख्या अनुच्छेद 368 में की गई है। 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की व्याख्या है, और दोनों ही किस में आती है? कठोर में आती है। लचीले की बात करें तो लचीला बड़ा आसान है, इसमें ऐसा संविधान संशोधन जो सामान्य प्रक्रिया से या कह सकते हैं आम रूप में कानून का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार संविधान संशोधन हो जाता है। सिंपल सा साधारण बहुमत 50% + 1। उदाहरण समझना, आपके यहाँ तेलंगाना नया राज्य बना, तो क्या संविधान में संशोधन हुआ? नहीं हुआ, पर परिवर्तन तो हुआ ना। नया संशोधन घटित नहीं हुआ, परंतु परिवर्तन तो हुआ। तो वो परिवर्तन क्या कहलाया? लचीला संविधान। जीएसटी जुड़ा, वो कैसा है? कठोर है। तो मेरी बातों को समझ रहे हो? ऐसा जिसमें सामान्य प्रक्रिया से परिवर्तन हो जाए, सामान्य बहुमत से परिवर्तन हो जाए, जैसे आम सामान्य कानून बनते हैं वैसे ही संविधान संशोधन हो जाए, वो कहलाता है लचीला। ठीक है ना? चलो, तो कठोर और लचीला पॉइंट समझ गए, ये अनम्य और ये नम्य। तो हमारा संविधान दोनों रखता है, कुछ हिस्सों में परिवर्तन करने में जोर नहीं आता, बड़ी आसानी से हो जाता है, और कुछ हिस्सों के लिए हमें थोड़ा सा विशेष प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। हाँ ना में जवाब दो, समझ में आया या नहीं आया? हाँ ना में जवाब दो, संविधान का ये पहलू समझ में आया या नहीं आया? अंतिम विशेषता, अंतिम है, मुझे पता है, सब सांस ले लो आराम से, लास्ट है। सतीश, नोटबंदी सामान्य था, बाकी इस नोटबंदी के लिए ऐसे कोई संविधान में थोड़ी ना लिखा है कि इस कलर के नोट चलेंगे। नोटबंदी सामान्य अध्यादेश था पहले तो, और फिर कानून बन गया, उसमें संविधान में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना? चलो, अगली अंतिम विशेषता है आपकी, और अंतिम विशेषता है आपकी एकात्मक और संघात्मक। अगली अंतिम विशेषता है, एक है एकात्मक और एक है संघात्मक। ठीक है? अब अगर मैं पूछूं कि भारत एकात्मक है या संघात्मक है, बताओ। भारत एकात्मक है या संघात्मक है? दोनों का अर्थ बता देती हूं, पहले सुन लो और बता भी देना। भारत में एकात्मक का मतलब है शक्ति एक इकाई में होगी, मतलब शक्ति केवल और केवल किसके पास होगी बच्चों? केंद्र के पास होगी। शक्ति केवल ही केवल एक के पास होगी, शक्ति केंद्र के पास होगी। और संघात्मक में आप कहते हो कि शक्तियों का विभाजन होगा। संघात्मक में क्या होगा बच्चों? शक्तियों का विभाजन होगा। क्या बात है, सब होशियार हो। बिल्कुल, भारतीय संविधान में दोनों हिस्से अपनाए गए। कैसे अपनाए गए? जैसे कि आप कहोगे मैडम ये क्या पढ़ा रहे हो, दोनों पहले भी कठोर लचीला दोनों थे, अब ये संघात्मक एकात्मक दोनों। तो यूं समझो, संविधान के कुछ हिस्सों को, कुछ पहलुओं को देखकर लगता है कि संघात्मक है, हमारी संविधान ने शक्तियां बांट रखी हैं, परंतु कुछ हिस्सों को देखकर लगता है कि हमारे यहाँ सशक्त केंद्र या शक्ति केवल केंद्र को दी गई, या हमारे यहाँ सबसे मुखिया जो है वो केंद्र ही होगा। ठीक है? तो आप यूं कह सकते हैं कि संघात्मक की तो भावना, अगर ये दोनों शब्द एक साथ आ जाए, एकात्मक की तो भावना, भारत में एकात्मक की तो भावना को अपनाया गया और संघात्मक की संरचना को अपनाया गया। मेरी बात को अच्छे से सुनना। अगर कहीं विदेश जाते हो और वो पूछता है कहां से आए हो, तो ये थोड़ी ना कहते हो कि सीकर से आया हूं, वो कहेगा ये कहां है। फिर कहोगे राजस्थान से आया हूं, वो कहेगा ये कहां है। फिर कहोगे इंडिया से आया हूं, वो कहेगा ओके इंडिया से आए हो। मतलब
आप अगर कहीं और अगर देखा जाए, अगर आपको देखा जाए तो किस रूप में देखा जाएगा? भारतीय के रूप में देखा जाएगा। तो भावना कैसी? एकात्मक, भारतीय, हम एक हैं। परंतु जब भारत में आएंगे तो भारत में आने के बाद पता चलेगा, भारत में आने के बाद पता चलेगा कि भारत में तो राजस्थान अलग है, जिसकी व्यवस्थाएं अलग है, सरकार अलग है, बिहार अलग है, हरियाणा अलग है, यूपी अलग है। आने के बाद पता चलेगा। मतलब भावना दिखने में कैसी? एकात्मक, संरचना कैसी? संघात्मक। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर कह सकते हो कि भारत में एकात्मक है, और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर कह सकते हो कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता, सशक्त केंद्र। सबसे पहली विशेषता क्या है? सशक्त केंद्र। बहुत से ऐसी पावर्स हैं जो केवल केंद्र के पास हैं। दूसरी बात सुनना, एकल नागरिकता। तो मुझे बताओ, एक ही नागरिकता भारत की ही तो है ना, केंद्र की ले रखी है आपने। अगला, एकल संविधान। एकल संविधान, एक ही संविधान होगा पूरे भारत का, एक ही संविधान। और अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, आईएएस अधिकारी वगैरह केंद्र में तो होते हैं, फिर वो कहां जाएंगे? राज्यों में चले जाते हैं। फिर अगली, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, तो वो भी कौन कर रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? केंद्र ही कर रहा है। लचीला संविधान। तो लचीला संविधान भी किसका है? एकात्मक का है। एक विशेषता और थी, कहां लिखूं? यहां लिख देती हूं। एक विशेषता और लिखनी थी। राज्य का विनाश केंद्र द्वारा किया जा सकता है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि खत्म कर दे। विनाश का मतलब यहां ये है कि राज्य में, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर को अभी विशेष दर्जा हटा दिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना लिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना लिया, तो मुझे बताओ ये सारे काम किसने किए? केंद्र ने किए। कल को अगर किसी राज्य का नाम भी बदलना हो तो केंद्र बदलेगा। बात को समझ गए? ठीक है, चलो अगली विशेषता इसकी देख लो। संघात्मक की विशेषताओं की बात करें तो हर राज्य की अपनी अलग सरकार होगी। मुझे बताओ, शक्तियों में बंटवारा हो गया ना, हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग सरकार होगी, अलग सरकार होनी। हर राज्य की अपनी अलग से प्रशासनिक सेवा होगी। जैसे आपके यहाँ आरएस है, वैसे ही यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, तो हर राज्य की प्रशासनिक सेवाएं अलग होगी। चलो, लिखित संविधान होना भी संघात्मक की बात है। संविधान की सर्वोच्चता भी, संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सर्वोच्च होगा, किसमें है? संघात्मक में है। चलो, कठोर संविधान। कठोर संविधान यह भी किसमें है? संघात्मक में है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? देखो, हालांकि मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे, जैसे इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि राज्य, राज्य मतलब राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर कभी कभी, राज्य सूची के विषयों पर कभी कभी या विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ये एकात्मक ही है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां नहीं लिखा ना मैंने। चलो, आपातकालीन शक्ति, अब नीचे दिखेगा नहीं आपको, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। आपातकालीन शक्तियां, तो आपातकालीन शक्तियां भी किसकी है? ठीक है, आपातकालीन शक्तियां दिखेगा नहीं तो आप स्क्रीनशॉट क्या लोगे सरवन? नीचे आपातकालीन शक्तियां है, ठीक है ना। तो राज्य का विनाश मतलब राज्य में छेड़छाड़ परिवर्तन केंद्र करेगा। सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकल संविधान, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, लचीला संविधान, ठीक है,
लचीला संविधान और आपातकालीन शक्तियां। लास्ट में लास्ट है आपातकालीन शक्तियां, ठीक है ना। संघात्मक मतलब शक्तियों का विभाजन होना, ठीक है। पहला, राज्य सरकार अलग अलग, राज्य की प्रशासनिक सेवाएं अलग अलग। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता और कठोर संविधान। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है आपके विशेषताएं।